मेरा नमस्कार। मैं जगदीश बरास पॉलिटी विद बरास के साथ। बच्चों, हमने पिछले दो भागों में हमने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हमने पढ़ा यूरोपीय संघ को, चीन को पढ़ा, आसियान को पढ़ा। ये तीन महत्वपूर्ण है, यूरोपीय संघ, चीन और आसियान। साउथ कोरिया और जापान के बारे में उनके जो प्रोडक्ट हैं उनके नाम पूछे जाते हैं कई बार, तो आप उनका ध्यान रखेंगे। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का मतलब यही है कि जो एक छत्र राज्य विश्व में अपनी डॉलर को लेकर अमेरिका कर रहा है और जो अपनी नीतियों को पूरे विश्व पर थोप रहा है, क्या उसके सामने कोई ऐसी संस्था है जो उसका मुकाबला कर सके। तो 1945 के बाद यूरोपीय संघ आया, आसियान आया, चीन आया और जापान ने बहुत तरक्की की, साउथ कोरिया ने बहुत तरक्की की और अब भारत भी। अभी इन्हीं दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगता है कि अब भारत भी इस स्थिति में आ गया है कि जो दक्षिणी एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत है, बहुत बड़ा देश है, वो भी अमेरिका से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है। अर्थात उनकी नीतियां जो हम पर थोपी जाती हैं उनको मना करके हम अपनी शर्तों पर या बराबरी लेवल पर उनसे हिसाब किताब कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के अभ्यास के प्रश्न। बहुत जरूरी है, मैं इसे रटा नहीं रहा, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। यदि आप आराम से सीखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, बार बार आपको किताब उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इनको ध्यान से सुनो और उनको समझने की कोशिश करो। यदि नहीं समझ में आता तो दोबारा सुनो और फिर आप मौका मिले तो मुझे फोन पे भी पूछ सकते हो। यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे फोन भी, शाम 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं घूमने जाता हूँ, आप मुझे फोन करके कोई डाउट हो तो क्लियर कर लिया करो। ये जितना आप दूसरों से पूछ के सीखोगे वो आपके स्थायी रूप से रहेगा। तो ये आपकी किताब है समकालीन विश्व की राजनीति और इसका पाठ है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और अब हम इसके करते हैं अभ्यास के प्रश्न जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पहले है तिथि के हिसाब से इन सब का क्रम दो, यानी कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में हुआ। जैसे बच्चों, आपके जन्म के आपके तिथि के अनुसार से आपके जन्म के बारे में, अपने बारे में बताओ तो क्या हुआ। पहले आपका जन्म हुआ, फिर आपका नाम निकाला गया, उसके बाद आप स्कूल में आए, उसके बाद आप इस प्रकार लगातार जो घटनाएं हैं वो आप बताते रहोगे। तो ये नहीं, एक क्रम बना दिया आपने, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ये 4 बातें बता रहा है कि तिथि के हिसाब से इनका क्रम दो। तो पहला क्या बताता है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यानी WTO में चीन कब आया, WTO में चीन कब आया। दूसरा है ख, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना। बच्चों, ये याद तभी रहेगा आप भी किताब लेके बैठो, जैसे मैं बोल रहा हूं उसको समझो और उसी को देखो। आपको वीडियो देखना जरूरी नहीं है ये बोलते समय, आप अपना किताब देखो। आप पहला विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, दूसरा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, तीसरा यूरोपीय संघ की स्थापना और चौथा दे रखा है आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। बच्चों, इसमें बहुत सारे प्रश्न छिपे हुए हैं। आप यदि ध्यान से खुले दिमाग से इसे पढ़ेंगे तो आप बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सीख लोगे आप। तो पहला तो हम इसी जो उत्तर पूछा है उसी पर ध्यान देते हैं। अब विश्व व्यापार संगठन चीन में प्रवेश कब हुआ, तो ये तो 2001 में हुआ था, यानी विश्व व्यापार WTO का मेंबर बना था चीन 2001 में। और यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यानी 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, 1948 में मार्शल योजना आती है और उसके बाद में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना होती है 1957 में। यानी WTO में आया 2001 में और आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई 1957 में। तीसरा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ये जो यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संघ चलते चलते जन्म हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर उसके
खेलने कूदने लगा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, दौड़ में भाग लिया, करता करता जब मैच्योर आदमी बना, यानी जब वो इस आदमी ऐसा हो गया कि वो वोट डालने के लायक हो गया, मैच्योर हो गया, सोचने के लायक हो गया, तब एक संघ बन गया जिसका नाम रखा यूरोपीय संघ। और ये यूरोपीय संघ बना था 1992 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? इसमें बच्चों चूक जाते हो, ये आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, 67। मेरा जन्म हुआ था 1968 में, यानी आसियान मेरे से 1 साल बड़ा है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि मेरे जो आसियान है वो मेरे सर से 1 साल बड़ा है। और इसमें आगे जाके बहुत सारी संस्थाएं बनी, छोटे छोटे भाग बनते हैं, काम को बांटा जाता है। तो इस बांटने के काम में इनके 3 स्तंभ भी बने थे, आर्थिक संबंध, सुरक्षा स्तंभ और सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ, वो भी बने थे। तो इसी क्रम में एक बड़ा आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में। तो बच्चों इसमें पहला सन हमारा आता है 2001 डब्ल्यूटीओ में शामिल, दूसरा आता है 1957 जिसमें यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, तीसरा यूरोपीय संघ 1992 में आया और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। तो क्रम कैसे डालेंगे? पहला कौन सा आएगा? 1957 के बाद कौन सा आया? 1992, 1992 के बाद कौन सा आया? 1994, 1994 के बाद कौन सा आया? 2001। तो यानी पहला रखेंगे वो लिखेंगे यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957, दूसरा हुआ आसियान क्षेत्रीय, दूसरा हुआ यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, तीसरा आसियान क्षेत्रीय संघ की स्थापना, और चौथे जगह पर आया विश्व व्यापार संगठन में चीन शामिल हुआ। ये चीन शामिल हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है। आगे है आसियान वे या आसियान शैली क्या कहते हैं? आसियान वे माने होता है रास्ता, आसियान ने क्या रास्ता अपनाया, आसियान शैली क्या है, यानी काम करने का तरीका क्या है। बच्चों हर आदमी का, हर संस्था का, हर देश का और आपका भी काम करने का अलग तरीका होता है। कोई दाएं हाथ से लिखता है, कोई बाएं हाथ से लिखता है, कोई ऊंचा बोल के समझना चाहता है, कोई चुप रह के पढ़ना चाहता है, किसी को शोर पसंद नहीं है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो बराबर म्यूजिक चला के किताब पढ़ते हैं, वो महान लोग। तो ऐसे आदमी की काम करने की जैसे शैली तरीका अलग अलग होता है, ऐसे पूछ रहा है कि आसियान की शैली क्या है। तो आसियान की शैली क्यों पूछी जाती है? अलग अलग सभी संगठनों के तरीका तो अपना काम करने का होता है, लेकिन इसका तरीका दुनिया के सब तरीकों से अलग है। ये आसियान शैली ने कभी भी विश्व के संगठनों के साथ टकराव नहीं किया। उन्होंने अपनी सुरक्षा, अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपने सामाजिक विकास के साथ साथ कहा कि जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संगठन हैं, जैसे यूएनओ है और भी बहुत सारे हैं, यूरोपीय संघ है, हम किसी के साथ टकराव नहीं चाहते। यानी उनकी शैली है वो मेल मिलाप की है, उनका काम करने का तरीका है सहयोगी और मेल मिलाप। तो ये आप बता सकते हैं। तो इसमें भी 4 दे रखे हैं। आगे कहता है आसियान के सदस्य देशों का जीवन शैली है। ये तो अब पूछता क्या है, यानी चारों में से क्या है? आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है। जीवन शैली तो सभी की होती है, आसियान की क्या? तो ये तो फिट नहीं बैठता। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। हाँ, ये अनौपचारिक। आसियान सदस्यों की जो अनौपचारिक, यानी वो फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं रखते ज्यादा। कुछ फॉर्मेलिटीज होती है ना, जैसे कोई काम करने के लिए ये करना है, ये करना है, ये तो ऐसे होता है, यानी नियम पहले फिक्स कर दिए जाते हैं, वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं अनौपचारिक रूप से जब जिसको जरूरत हो जब आओ, बैठो, बात करो और अपनी समस्या का समाधान करो। सहयोग और आपस में सहयोग तो करना ही है। उनका एक विशेष शैली है कि हम हमेशा ही सहयोग करेंगे, सिर्फ आसियान के देशों के साथ नहीं, पूरे विश्व के देशों के साथ और उनके संगठनों के साथ। तीसरा, आसियान सदस्यों की रक्षा नीति। ये तो रक्षा नीति तो अलग शैली क्या हो सकती है? रक्षा नीति, दुनिया का कोई भी संगठन हो वो बनता किस लिए है? तुम्हें कहा जाएगा कि फला संगठन के क्या उद्देश्य हैं, आसियान के क्या हैं, यूरोपीय संघ के क्या है, नाटो के क्या है, वार्सा पैक्ट के क्या है। तो सबका जो भी उद्देश्य है वो कॉमन होते हैं, विशेष भी होते हैं, कुछ एक दो अलग से हटके भी होते हैं जैसे आसियान का है, लेकिन कॉमन होते हैं कि वो आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, वो अपनी
सुरक्षा चाहते हैं और वो सामाजिक विकास चाहते हैं, वो सांस्कृतिक विकास चाहते हैं, वो एक दूसरे में व्यापार को बढ़ावा चाहते हैं, वो एक दूसरे के लोगों का आपस में संपर्क हो, एक देश के लोग दूसरे देश में जाएं, इस प्रकार का संपर्क वो चाहते हैं। तो ये कॉमन चीजें ये सभी में शामिल की जाती हैं। तो जब भी आपके किसी संगठन के सदस्य पूछे तो ये आप 3-4 कॉमन बातें लिख सकते हो। आगे सभी आसियान सदस्य देशों को जोड़ने वाली सड़क, नहीं ये तो जोड़ने वाली सड़क का नाम नहीं है आसियान शैली है आपस में सहयोग और अनौपचारिक बिना किसी फॉर्मेलिटी के संबंध स्थापित करना। तीसरा प्रश्न है इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? खुले द्वार मतलब ओपन डोर, ओपन डोर, दरवाजा किसने खोला? तो दरवाजा तो वही खोलेगा जिसने बंद कर रखा था, दरवाजा तो वही खोलेगा ना जिसने बंद कर रखा था। तो दुनिया में दरवाजा बंद किसने किया था? एक ही तो देश था, सोवियत संघ तो टूट गया था, सोवियत संघ ने भी किया था 1917 में, जो 1990 में टूट गया। लेकिन बाद में चीन ने 1949 में क्रांति होती है और साम्यवादी सरकार आती है और अपने घर के दरवाजे बंद, विदेशों से कोई संपर्क नहीं, अपना उत्पादन करो और खाओ पियो मौज करो। लेकिन जब वो पिछड़ने लगे तो उन्होंने एक नीति अपनाई जिसका नाम रखा ओपन डोर, ओपन खुले द्वार की नीति। तो एक खुली सी बात याद रखो, जब प्रश्न पूछे तो प्रश्न को समझो आप। प्रश्न कहता है कि किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति वही अपना सकता है जिसके दरवाजे बंद थे। तो दरवाजे बंदे चीन के थे। अब 3 नाम और दे सकते हैं। तो इसके हमें ऐसा नहीं है, हमें जैसे 3 का प्रश्न पढ़ा और कै उत्तर मिल गया तो चलो भाग के आगे चलते हैं ना, आप उन देशों के नाम भी पढ़ो। आप कै दक्षिणी कोरिया, कभी बंद दरवाजा नहीं था, पूंजीवादी देश। जापान, कभी बंद दरवाजा नहीं, पूंजीवादी देश। अमेरिका, घोर पूंजीवादी देश। तो फिर अब तुम्हें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 3 किसी सोवियत संघ या कोई कम्युनिस्ट और देशों के नाम लिखे ये पूछ ले कि पूंजीवादी देश कौन सा है। तो आप पूंजीवाद और साम्यवाद में फर्क रखिए। साम्यवाद का मतलब होता है अपनी अर्थव्यवस्था को सीमित रखना और पूंजीवाद का मतलब होता है सबके लिए खोल देना। खालिस्तान भरो आगे है। 1962 में बच्चों ये भी मैंने बताया था कि जब चीन 1949 में क्रांति हुई थी, इधर भारत 1947 में आजाद हो गया था, तो जवाहरलाल नेहरू और वहां के जो राष्ट्रपति थे वो चाउ एन लाई थे, बड़े गहरे मित्र थे। और दोनों, और खास करके जवाहरलाल नेहरू कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन वो हिंदी चीनी भाई भाई वाला कटोरा फूट गया 1962 में। तो ये पूछ क्या रहा है, 1962 में भारत और चीन के बीच में खालिस्तान को लेकर सीमावर्ती लड़ाई थी। कहता है भारत और चीन के बीच में लड़ाई के 2 प्रमुख कारण बताने हैं। अब प्रश्न ये भी होता है 2 प्रमुख कारण बताओ। खालिस्तान ने किसी तरीके से प्रश्न को घुमाकर पूछा जा सकता है। तो कब था? एपी आंध्र प्रदेश और एक लद्दाख का क्षेत्र। आपकी किताबों में मिल सकता है जम्मू कश्मीर। अब आप जम्मू कश्मीर की बजाय लद्दाख कहो इसको, लद्दाख, क्योंकि पहले लद्दाख था वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और 5 अगस्त 2019 के बाद में जैसे जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर और एक हिस्सा लद्दाख, दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो लद्दाख का एरिया है उसके साथ एक एरिया है अक्साई चीन। 1962 में चीन ने हमला करके उस अक्साई चीन के एरिया को कब्जे में ले लिया था। तो 2 अपना अरुणाचल प्रदेश जो पूर्वी साइड का पहला, जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है, वो हमारा राज्य आज भी चीन कहता है कि हमारा है और अपने नक्शे में भी दिखा रहा है। तो दो ये याद रखने, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का अक्साई चीन। दूसरा खालिस्तान है आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में आर्थिक विकास और सामाजिक विकास, मतलब आसियान के मंच बताने हैं 2। आसियान क्षेत्रीय मंच के 2 काम कौन से हैं? तो मैंने बताया था आपको काम कौन से हैं, 2 जगह खाली जगह दी हुई है। तो कौन से 2 काम है? आर्थिक विकास करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तो यही उनका क्षेत्रीय मंच का महत्वपूर्ण काम है। आगे चीन ने 1972 में खालिस्तान के साथ 2 तरफा संबंध शुरू करने वाला अपना एक, बच्चों आप अब आपके किताब में वो चैप्टर कट गया है। 1972 तक
सोवियत संघ और चीन की मित्रता थी, क्योंकि दोनों साम्यवादी देश थे और दोनों में ही एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सा बढ़िया साम्यवाद है। तो सोवियत संघ अपना कह रहा था और चीन अपना कह रहा था, लेकिन चीन ने बदमाशी की और धीरे धीरे सोवियत संघ को पछाड़ने के लिए उसने अमेरिका से हाथ मिलाना शुरू कर दिया। तो आपने कहीं एक चित्र देखोगे, एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा है और रूस का राष्ट्रपति बैठा है बीच में, और एक तरफ चीन का बैठा है। तो चीन के राष्ट्रपति ने पीछे से अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ हाथ मिला रखा है। एक कार्टूनिस्ट था बहुत बढ़िया, उस कार्टूनिस्ट ने ये चित्र बनाया था और वो चित्र ये दिखाता था कि चीन पीछे बैकडोर से अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था। तो अब चौथा है, खालिस्तान योजना के प्रभाव 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना। यानी एक कहता है कौन सी योजना थी जो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। बच्चों इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में, और उस योजना का नाम था मार्शल योजना। उस योजना का नाम था मार्शल योजना। आगे खालिस्तान आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा की बात करता है। कहता है, अब मैंने बताया था आसियान के 3 स्तंभ है, एक तो आर्थिक स्तंभ, एक सुरक्षा स्तंभ और एक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक स्तंभ। अब इनके नाम से इनके काम पता है। एक सुरक्षा जो स्तंभ है वो क्या काम करेगा, वो करेगा इन 10 देशों की सुरक्षा करेगा, और जो आर्थिक है वो क्या करेगा, वो आपस में व्यापार उद्योग धंधे लगाना ये बात करेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक का समाज और संस्कृति और शिक्षा संबंधी बात करेगा। तो कहता है कि आसियान का एक स्तंभ जो सुरक्षा की बात करता है, तो सुरक्षा की बात वही करेगा जो सुरक्षा से संबंधित हो। वो कौन था, आसियान सुरक्षा समुदाय। अब बच्चों ऊपर हमने ये 4 जो छोटे छोटे प्रश्न पढ़े हैं, आगे वाले सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं का हिस्सा है। वो तुम्हें जब पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है ये तो छोटे हैं, ये तो याद हो जाएंगे, आगे वाले नहीं होते। इन्हीं इतनों को ही समझना जरूरी है। ये यदि आपको समझ में आ गए ना, तो आगे वाले प्रश्नों के तो आप खुद उत्तर दोगे। जैसे देखते हैं, देखो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का क्या उद्देश्य है। अब क्षेत्रीय संगठन बनाते क्यों है? क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, विशेष क्षेत्र, यानी कोई दक्षिणी एशिया में बन गया, कोई पूर्वी एशिया में बन गया, कोई यूरोप में बन गया, कोई अफ्रीका में बन गया, कोई दक्षिणी अमेरिका में बन गया। तो एक क्षेत्र विशेष में जब कुछ देश मिलकर एक कोई संगठन बना ले, और वो अब संगठन कोई बनाता है तो बिना मतलब का तो बनाता नहीं। कोई भी का आदमी काम करता है बिना उद्देश्य के नहीं करता। तो ये क्षेत्रीय संगठन क्यों बने, तो इनका उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास करना, सुरक्षा करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, शैक्षणिक विकास करना, लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ाना, 2 देशों में मित्रता बढ़ाना, आपस में सहयोग बढ़ाना, यही तो सारे उद्देश्य हैं। और ये हर संगठन के हैं, आसियान के ही क्यों, यूरोपीय संघ के क्यों, सब संगठनों के यही उद्देश्य थे। यदि हम एक शहर में भी कोई संस्था बनाए ना, तो उनका उद्देश्य भी कॉमन तो यही होता है, विशेष कुछ अलग से हो सकते हैं जिसका निर्माण किया जाता है। आगे है, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है। भौगोलिक निकटता यानी भूगोल क्या होता है, भूगोल, भूमि गोल, भूमि, भूगोल निकटता यानी भूमि निकट है। तो भूमि निकट हमारे किसके है, पाकिस्तान के है, अफगानिस्तान के है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ये हमारे भौगोलिक निकट देश हैं। इसको समझो। अब यूरोपीय संघ में निकट कौन है, इनके फिनलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली। और आसियान के कौन है, ये फिलीपींस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये देश इनके आपस में निकट हैं। तो प्रश्न क्या पूछता है कि संगठनों का निकटता का क्षेत्रीय संगठन पर क्या असर पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, तभी तो संगठन बनाते हैं। संगठन वो इसलिए बनाते हैं, यदि हम पास पास हैं तो हमारी जाति एक सी हो सकती है, धर्म एक सा हो सकता है, भाषा एक सी हो सकती है, बोली एक सा हो सकता है, आचार विचार एक सा हो सकता है, सोचने का ढंग एक जैसा हो सकता है। तो यदि ये बातें सारी होंगी तभी संगठन बनेगा ना। यदि किसी के विचार नहीं मिलते, आर्थिक मामलों का कोई लेना देना नहीं, एक दक्षिणी अमेरिका में देश है और एक पूर्वी एशिया में देश है, तो वो आपस में सुरक्षा क्या करेंगे, सुरक्षा तो नहीं कर पाएंगे वो आपस में। तो
जो भौगोलिक निकटता है उसका क्षेत्रीय संगठनों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और क्यों पड़ता है इसका आपने एक दो लाइन में लिखना है, क्योंकि नजदीकी देश होने के कारण बहुत सी आपस में समानता होती है और इस समानता के कारण एक दूसरे के वो काम में आ सकते हैं। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें कौन सी है? अब आसियान स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान विजन क्या था? उन्होंने आसियान विजन 2020 में, यानी 2020 विजन क्या होता है, अभी हमें क्या करना है, तो 2020 से पहले उनकी कोई मीटिंग हुई होगी जिसमें उन्होंने रखा, क्योंकि हमारी किताबें पुरानी छपी चल रही होती हैं तो वही काम चल रहा होता है अनपढ़ता वाला, इसको बदलना चाहिए हर साल। तो 2020 से पहले कोई आसियान की मीटिंग हुई तो उन्होंने विजन रखा। जैसे तुम्हारा विजन क्या है, तुम 12वीं में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, किसी का विजन है मैं आगे वकालत करूंगा, किसी का विजन है मैं पॉलिटिकल साइंस में एमए करके लेक्चरर बनूंगा, किसी का कोई विजन है। आप ये विजन मतलब आपका दृष्टिकोण क्या है, आप आगे क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप उसको विजन बोलते हैं। तो 2020 में आसियान का विजन क्या था? उनका ये था बहुमुखी विकास करना। बहुमुखी यानी पहले आर्थिक विकास, सुरक्षा और सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग की बात की, तो उन्होंने कहा कि अब हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ इन तीन स्तंभों तक ही टिका हुआ नहीं है, हम चारों तरफ घूम के देखेंगे, यानी जो हमारे देशों के लिए अच्छा होगा वो हमें करेंगे। तो मुझे खुद लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को एक बार पॉज करके छोड़ दो या फिर आपको यहीं से रिवाइंड करके दोबारा देखो, क्योंकि जब तक पूरा समझ में ना जाए आगे मत बढ़ो। ये सीखने का एक महत्वपूर्ण काम है। आप न सीखने की चीजों को परत दर परत बढ़ाओ मत। यदि जहां आपको नहीं समझ में आया रुको, पीछे करो, फिर दोबारा जब समझ में आ जाए तब आगे चलो। आगे है आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ और उनके उद्देश्यों के बारे में बताओ। अब तो बेटा हर ऊपर यही बात की हमने, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभ कौन से? 3 स्तंभ बताए थे। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो वही है जो बताया, सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। राजनीतिक सहयोग भी है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सुरक्षा, ये सारा सहयोग करना आपस में। तीसरा है आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? इसके बारे में थोड़ा सा सुन लो बेटा। 1949 में चीन में क्रांति हुई, साम्यवादी सरकार आई और साम्यवादी सरकार आते ही अपने दरवाजे बंद कर लिए और बंद किए दरवाजे, विदेशों से कोई संपर्क नहीं, कोई व्यापार नहीं, उत्पादन की क्वालिटी घटी, उत्पादन घटा और तकनीक का अभाव हुआ। तकनीक के बिना कोई काम चलता नहीं है, यानी आज हम आसान से आसान काम करने जा रहे हैं। पुराने जमाने में 1975-76 में मैं नाथुश्री चौपटा से बीकानेर जाता था, तो मैं मेरे पिताजी के साथ 9 बजे चलता था और अगले दिन 11 बजे बीकानेर पहुंचता था। और आज मैं अब बीकानेर जाना चाहूं तो अब गाड़ी स्टार्ट करूंगा और 3 घंटे में बीकानेर। तो ये किसके कारण हुआ? ये तकनीक के कारण। ये किसके कारण हुआ? तकनीक के कारण। तो तकनीक में वो पिछड़ गया, तकनीक में पिछड़ गया वो देश पिछड़ गया। तो 1973 में उन्होंने, चीन ने क्या किया, खेती को कहा भी खेती जो है उनकी, उनको मुक्त किया भी, अब लोगों को खेती दो, सरकारी खेती नहीं। सरकारी खेती में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, तो खेत लोगों को दिए। और 1998 में उन्होंने उद्योगों को भी फ्री कर दिया, भी उद्योग भी आप प्राइवेट लगा सकते हो। 2001 में तो वो WTO में शामिल होकर विश्व के साथ भी शामिल हो गए। तो 1982 में उन्होंने कृषि को स्वतंत्र किया था और 1998 में उन्होंने उद्योगों को, तो ये आपने सन याद रखने की कृषि को कब मुक्त किया, तो 1982 में, 1998 में किया उद्योगों को और 2001 में वो WTO में शामिल हो गए। आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह भिन्न है? नियंत्रित है वो, ये नियंत्रित अलग कैसे है? वो अलग इसलिए है कि उन्होंने शॉक थेरेपी नहीं अपनाई, यानी उन्होंने अमेरिका, यूरोपीय देशों का डायरेक्ट उद्योग लगाने और सहयोग करने की बजाय उन्होंने क्या कहा कि हम खुद उत्पादन करेंगे, उद्योग लगाएंगे, आप भी तकनीक दीजिए, आप आर्थिक सहयोग दीजिए। तो इस प्रकार उन्होंने जो यूरोप ने जो ढंग अपनाया था अपना आर्थिक विकास करने का, वो उन्होंने नहीं अपनाया।
किस तरह आगे है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाई, संक्षेप में इन कदमों की चर्चा करें और उनमें होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ 1945 में द्वितीय युद्ध खत्म हुआ, यूरोप का बुरा हाल हो गया और उसको आर्थिक विकास के लिए मार्शल योजना लागू की गई, यूरोपीय परिषद बनाई गई, अमेरिका ने शॉक थेरेपी भी लागू की थी पूर्वी यूरोप में। तो इस प्रकार अनेक परेशानियां आई और उन परेशानियों को हल करने के लिए अमेरिका ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और वर्ल्ड बैंक ने यूरोप की बड़ी मदद की थी। 11वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ को क्या चीजें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है? कहते हैं यूरोपीय संघ को क्या चीज है, जैसे आसियान को कोई पूछ ले भी अलग क्या बनाती है, तो उनका अनौपचारिक मिलन और सहयोग और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का नियमों का पालन करना, यानी वो ऐसा कोई नियम नहीं बनाते जो यूएनओ के विरुद्ध हो। अब यूरोपीय संघ की चीज क्या है फिर? ये यूरोपीय संघ एक ऐसा संगठन है जिसका अपना झंडा है, अपनी संसद है और उनका अपना स्थापना दिवस भी है और अपनी मुद्रा यूरो भी है। यानी कोई देश, दुनिया का कोई संगठन ऐसा नहीं है जिनकी मुद्रा यानी रुपया पैसा यूरो अपना हो, झंडा हो और उनकी संसद हो। और उन्होंने तो एक बार ये कहा था, संविधान बनाने की बात की थी कि यूरोप एक देश की तरह ट्रीट करो और एक संविधान बना लो, लेकिन स्वीडन ने और डेनमार्क ने इसको मना कर दिया था और कुछ देशों ने भी मना किया था। तो प्रश्न पूछा जाएगा अलग कैसे है, तो अलग में आपने बताना है यूरोपीय संघ के पास संसद है जो अन्य के पास नहीं है, झंडा है जो अन्य के, झंडा तो कईयों के पास है, गान नहीं है, स्थापना दिवस ये भी स्थापना दिवस तो सभी का होता है, ये मुद्रा और संसद नहीं है, मुद्रा और संसद, मुद्रा और संसद है यूरोपीय संघ को अन्य संगठनों से अलग करती है, अलग विशेषता है संसद और मुद्रा। और वो मुद्रा यानी पूरे जितने ये यूरोपीय देश है यूरोपीय संघ के, इसमें यूरो चलता है, यानी वो इंग्लैंड हो, अब इंग्लैंड तो अलग हो गया है उससे, यूरोपीय संघ से ब्रेक्जिट में आ गया 2000 के बाद, और लेकिन बाकी जो 27 देश अब यूरोपीय संघ में शामिल हैं उसमें यूरो को आप कहीं भी चला सकते हो। जैसे अपना रुपया, मैं भूटान घूमने गया था तो अपना रुपया भी चलता है वहां और भूटान का रुपया भी चलता है, तो आप फ्रांस वाले डॉलर लेके चाहे जर्मनी चले जाओ, चाहे आप यूरो लेके जर्मनी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 12वां प्रश्न है, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने की क्या क्षमता है? हाँ, काफी क्षमता है। चीन और भारत, दुनिया की कितनी बड़ी आबादी है, 3 अरब से भी ज्यादा आबादी अकेले 2 देशों में है, और जिस देश के पास इतनी सारी ताकत हो और कहते 65% जिसके पास नौजवान हो दुनिया के, तो फिर और वो भी 2 देशों के पास, 200 देशों में 2 देशों के पास इतनी ताकत हो, तो उनके पास एक ध्रुवीय व्यवस्था मतलब अमेरिका का मुकाबला करने की पूरी ताकत है उनके पास। और ये तो हमने इन दिनों में तो हमारे को एहसास हो भी गया। अभी एससीओ की मीटिंग हुई, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी चीन में मीटिंग हुई थी, जिसमें चीन और भारत जैसे ही नजदीक आए तो अमेरिका के पसीने आ गए। अब अमेरिका के लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत गलत किया, भारत हमारा एक अच्छा सहयोगी देश जो 20 साल से हमारे पास नजदीक आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की गलत नीतियों के कारण भारत है अब वो चीन और सोवियत संघ रूस की तरफ जा रहा है। तो आगे 13वां प्रश्न है, मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संरक्षण को बनाने और मजबूत करने पर टिके कथन की पुष्टि करो। बच्चों अब मुझे लगता है यदि आपने ऊपर का ध्यान से पढ़ा है तो इस प्रश्न का आसानी से आप उत्तर दे सकते हो। कहता है मुल्कों की शांति और समृद्धि क्षेत्रीय आर्थिक संगठन को बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। कहता है जितने क्षेत्रीय संगठन मजबूत होंगे उतने ही उन मुल्कों की में शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, क्योंकि बच्चों आजकल लोकतंत्र है और लोकतंत्र में लड़ाई का जमाना नहीं है, बातचीत का जमाना है। समस्याओं का हल बैठ के बातचीत से होता है, लड़ाई से नहीं होता। लड़ाई कभी भी किसी भी समस्या का हल नहीं है। आज तक जितने भी 2 देशों 2 व्यक्तियों की लड़ाई हुई है, आखिर जाके समझौता कब होता है? आपस में बातचीत करके। तो फिर लड़ाई को निकालते तो क्या बचा? बातचीत। तो वो लड़ाई से पहले यदि बातचीत कर ले तो लड़ाई खत्म।
तो इसलिए कह सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठनों का शांति और समृद्धि के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसकी कहता है इस कथन की पुष्टि करो, यानी कहता है मैंने तो ये बात कह दी, आप बताओ इसके बारे में ये सच है झूठ है, या आप इसके बारे में क्या जानते हो, आपके विचार क्या है। बच्चों जब आपके विचार पूछे जाए ना तो आप आपके विचार ही दिया करो, आप गाइड में ऐसे का ऐसा पढ़ के मत ठोका करो। यदि आप गाइड वाला ठोकते हो फिर आपके विचार कहाँ हुए। आपको किताब पढ़ने से, अपना अध्यापक के सुनने से, अखबार पढ़ने से, खबरें सुनने से कुछ पता लगा या कुछ अध्ययन से पता लगा, तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में। अब जरूरी तो नहीं मैं सोचूं ऐसा ही आप सोचो। तो जब कोई कहा जाता है आप क्या सोचते हो, तो फिर यही कहो कि इसके बारे में मैं ये सोचता हूं कि लोकतंत्र में बातचीत सबसे जरूरी है और लोकतंत्र में संगठनों का बहुत महत्व है। जितने संगठन होंगे तो बैठेंगे, मीटिंगें होगी, बात होगी और झगड़े खत्म। आगे है भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करो। विवाद क्या है, ये तो ऊपर वाले एक खालिस्तान भी आया था। अभी भारत और चीन में विवाद क्या है, दो है, अरुणाचल प्रदेश है और दूसरा अक्साई चीन है। और बेहतर सहयोग, बेहतर होता है ज्यादा बड़ा सहयोग चाहिए हमें के लिए उन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। कहते हैं यदि हम बहुत ज्यादा सहयोगी दो बड़े देश हैं, आपस में मिलकर रहेंगे तो देश की तरक्की अच्छी होगी। लड़ाई तो देश को पीछे ले जाती है। अब भारत पाकिस्तान हमारे पर आतंकवादी भेजता है, हमें मजबूरन हमला करना पड़ता है। तो बच्चों हम खुश हो जाते हैं कि हमने 11 एयरबेस उड़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, करना जरूरी था क्योंकि नालायक पाकिस्तान है, वो बार बार हमारे निर्दोष लोगों को मारता है। लेकिन यदि पाकिस्तान एक अच्छा देश होता, सहयोगी होता, और जैसे हम अलग हुए थे उस टाइम तो पाकिस्तान अच्छा समृद्धशाली था, सारा कुछ सब ठीक था। लेकिन जो उन्होंने आतंकवाद को पाला, जो लोग अपने घरों में गुंडे पालते हैं वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें भी फिर क्या है, वो तो अपना नुकसान कर ही रहा है, साथ साथ हमें जिन साधनों का प्रयोग हमारे जन कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए लगाना चाहिए, वो सारा का सारा हमारा जो पैसा है, वो ध्यान है, दिमाग है, वो सारा पाकिस्तान की ओर रहता है। तो कैसे निपटाया जा सकता है, तो ये तो कहता है निपटाया। तो पहले तो आप विवाद के बारे में देखिए, विवाद है क्या। तो एक तो सबसे पहला विवाद तो हमारा ये हुआ था कि 1914 में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो भारत, चीन और तिब्बत एक छोटा सा देश था जो भारत और चीन के बीच में था। तो भारत तिब्बत के लोग हैं वो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे, नहीं चीन वाले अंग्रेजों को पसंद नहीं करते थे। तो और चीन, ये जो अंग्रेज थे वो तिब्बत तक व्यापार करते थे, तो उधर से चीनी आते थे तिब्बत में और इधर से भारतीय उनके साथ और अंग्रेज व्यापार करते थे। तो उनका आपस में झगड़ा रहता था तिब्बत में। तो 1914 में एक मैकमोहन व्यक्ति था, उन्होंने बैठ के कुछ भारत, चीन और तिब्बत ने मिलकर एक फैसला किया और एक लाइन बना ली भी, ये लाइन भारत और चीन के बीच की एक लाइन खींच ली, उसको कहा गया मैकमोहन रेखा। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है भारत और चीन के बीच में रेखा है, उसका नाम क्या है, तो मैकमोहन है। कब खींची गई, 1914 में। लेकिन इस रेखा को 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भारत ने तो स्वीकार कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 1949 में जो क्रांति हुई चीन में, जो साम्यवादी सरकार बनी और जो चाउ एन लाई जो राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा तो ये तो अंग्रेजों की देन है, हम इसे नहीं मानते। तो उन्होंने उसको नहीं माना, तिब्बत पर कब्जा किया। जैसे तिब्बत पर कब्जा किया तो वहां तिब्बत में दलाई लामा थे, वो बाकी हिमाचल प्रदेश में आ गए। जो आजकल हमारे धर्मशाला एक जगह है, बहुत अच्छी टूरिस्ट पैलेस है हिमाचल प्रदेश में, उनके पास ही एक जगह है जहां पर तिब्बत के उस समय के आए हुए लोग, और अब काफी जनसंख्या बढ़ गई है, एक प्रकार की तिब्बत की सरकार है, वो भी है वहां, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे एक सांकेतिक सरकार तिब्बत की वहां धर्मशाला के नजदीक है और वो मीटिंगें भी करते हैं। तो मुख्य कारण क्या हुआ फिर, अब चीन और भारत के बीच में विवाद का कारण, पहला तो मानो मैकमोहन रेखा ही विवाद है, दूसरा तिब्बत भी रहा, दलाई लामा का आना भी रहा, और चीन की जो नीति है हड़पने की वो भी रही, अक्साई चीन को दबा लिया वो भी है, और अरुणाचल प्रदेश को वो अपने नक्शे में दिखाते हैं, इससे भी तनाव है बढ़ता जाता है। बच्चों मैंने कोशिश की है कि आप ये जो चैप्टर है वो अभ्यास के प्रश्न
को ध्यान से सुनो और पढ़ो। आप 2-3 बार पढ़ो, 2-3 बार सुनो, और जो सुन के रफ कॉपी लेके लिखते भी रहा करो। और सबसे जरूरी है कि एक बार किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, इतना किताबें पढ़ ली, इतनी उम्र हो गई, आप भी ये मत क्या करो भी एक बार पढ़ा था समझ में नहीं आया, बार बार पढ़ो किताब। और गीता के बारे में कहा जाता है ना, जितनी बार पढ़ो उतने ही अर्थ निकलते हैं। तो वो गीता ही नहीं, कोई भी किताब उठा के आप जितनी बार पढ़ोगी उतनी ज्यादा समझ आएगी। और जब समझ में ना आए तो पूछना सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, पहली सीढ़ी है। आप पूछिए, चुप मत रहिए, चुप रहोगे तो सदा के लिए चुप रह जाओगे। आप पढ़िए, सुनिए और दूसरों से सीखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।